आवास एवं विकास एवं परमाणु ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी, दूरदर्शी और परिश्रमी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष, अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूं। कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय विश्वास सारंग जी उपस्थित हैं। विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, प्रदेश के मंत्री राहुल कोठारी जी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज केंद्र सरकार के बजट पर आधारित इस विशेष पत्रकार वार्ता में भारत सरकार के हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित विश्वास जी, भगवान दास जी, राहुल कोठारी जी, हमारे मीडिया के प्रभारी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों। वैसे आज आपसे आदरणीय खट्टर जी विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है उस पर चर्चा करने के लिए आज विशेष तौर पर आपके बीच वो पधारे हैं। मैं उनका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और सभी पत्रकार मित्रों का भी आज इस बजट पर आधारित पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के आकांक्षाओं का बजट है और एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट में संपूर्ण भारत के लिए हर क्षेत्र को कैसे हम समाहित करके एक समग्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा योगदान इस बजट के माध्यम से हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री आवास को पुनः और उसको आगे बढ़ाने की बात हो या जल जीवन मिशन के अंदर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर को नल के माध्यम से पानी पहुंचे, तो ऐसे प्राथमिक आवश्यकताओं से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में ऐतिहासिक कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लाने का प्रयास हुआ है, ऐसी सारी बातों को लेकर आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारा सौभाग्य कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और आप सभी पत्रकार मित्रों से वो संवाद करेंगे। मैं इतनी ही बात कह करके उनका स्वागत करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबसे वार्तालाप शुरू करें। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, खेल मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, युवा मामलों के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि अभी पिछले 1 फरवरी को और केंद्र का बजट ये प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर थोड़ा आज विचार करने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। सर्वप्रथम अपनी बात शुरू करता हूं मैं कि कल ही दिल्ली प्रदेश का एक सफल परिणाम निकला है। उस परिणाम के नाते से आप सबको और आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई का सिलसिला तो वास्तव में दिल्ली पर कल ही आया है। लगातार इस प्रकार के क्रम मैं उस दिन से सोच रहा हूं जब बड़ी जीत
एक मध्य प्रदेश की जब हुई उस समय मुझे यहाँ आने का मौका मिला था और उसके बाद लगातार लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, एक दिशा उन सब चुनाव से बढ़ते हुए आगे फिर महाराष्ट्र का भी एक बहुत सफलतापूर्वक चुनाव हुआ और उसका परिणाम भी अच्छा अनुकूल निकला और फिर अब दिल्ली का चुनाव वहाँ आकर के बढ़ा है। ये क्रम लगातार देश में वर्षों से जो चल रहा है, इस पर भी आपका जरूर ध्यान होगा, ताकि मैं इसलिए ध्यान करा रहा हूं कि पत्रकार भी एक जागरूक नागरिक होता है, उस जागरूकता को इस माध्यम से भी आपके सामने रखना था, मैंने रखा है। जहां तक इस बार के बजट का विषय है, हर वर्ष की भांति ये बजट निकला है। जब इस बजट की चर्चा करता हूं तो मुझे याद आ जाता है कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो पार्टी संगठक के नाते से उन्होंने काम शुरू किए और बाद में फिर शासनिक प्रशासनिक के नाते से, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार मैं 1996 से, यानी आज लगभग 28 साल हो गए हैं, मेरा उनका संबंध है। नया सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और नई और बड़े सोच की कल्पना 1996 में तब होती है जब वो हरियाणा में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, मैंने उनके साथ काम किया, तो पार्टी के नाते बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने हमसे सोचवाई और हमने उसको किया। उसी का परिणाम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार शासन बना और 15 साल यानी शासन को इस टर्म के साथ होंगे और आगे भी ऐसे ही बढ़ेंगे। हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी 2003 से, बीच में अगर एक 15 महीने छोड़ दिया जाए तो 2003 से तो लगातार हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देश में भी 2014 से लगातार अब तीसरी बार बनी है सरकार, तो आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कैसी है, 2022 में जब उन्होंने शुरू किया कि अगला 25 वर्ष ये हमारा अमृत काल का समय होगा। अमृत काल के पीछे अर्थ यही था कि इस काल में हमें बहुत कुछ करना है, बड़ा करना है, और लक्ष्य रखा 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे आजाद होने पर, तो उस समय देश विकसित की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित श्रेणी की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, जिसके कारण से देश अभी विकासशील देश में है तो आगे विकसित कैसे हो जाए, उसी हिसाब से आगे एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उसकी अगर मैं तुलना करूं 2013-14 से और आज 25-26 के बजट के साथ, तो 13-14 का बजट उस समय का आंकड़ा है 16,65,000 करोड़ रुपए का बजट देश का उस समय था, सब जो प्राप्तियां और व्यय है टोटल। आज जो बढ़कर के 50 लाख और 65,000 करोड़ रुपया हो गया, अर्थात 3 टाइम्स। तो 3 गुना बजट 10 साल के अंदर बढ़ना, ये बहुत बड़ा एक मायने रखता है किसी भी देश के लिए। इस प्रकार की गति और किसी देश की सामान्यता है नहीं। एक फास्ट मूविंग इकोनॉमी, ये उसका द्योतक है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नाते से इस बजट की कुछ विशेषताएं हैं। एक तो नई स्कीमें, ये हमेशा वो लेके आते हैं आवश्यकता के हिसाब से, समय के हिसाब से, और पुरानी स्कीमें जितनी कारगर हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको आगे उसका जितनी वृद्धि करनी होती है बजट में वो भी करते हैं, उसके परिणाम को देख करके, तो उस परिणाम के हिसाब से और उनको भी उन्होंने शामिल किया, आगे बढ़ाया है। और हर वर्ग का उसके अंदर ध्यान रखने का उनका एक जो सिलसिला है, उसको मैं देखता हूं कि पिछले कुछ सालों से 4 वर्गों की बात करते हैं कि हमारी तो 4 जातियां हैं, और उन 4 जातियों को फिलोसफिकल एक शब्द प्रयोग करता हूं तो है ज्ञान। ज्ञान यानी जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। तो ये 4 शब्दों से, 4 अक्षरों से ये जो इस चीज का उद्योग बनाया कि हम गरीब कल्याण की भी बात करते हैं, युवा वर्ग की भी बात करते हैं, अन्नदाता की भी करते हैं, नारी महिला शक्ति इसकी भी बात करते हैं। उसी के साथ साथ अन्य क्षेत्र उनकी भी, जैसे मिडिल क्लास का विषय भी आता है, गरीबों के साथ मिडिल क्लास की भी चर्चा हम करते हैं, उद्योगपतियों की भी बात करते हैं। देश के अंदर आर्थिक दृष्टि से जो कंट्रीब्यूट करने वाला वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे उद्योगपति है, एक्सपोर्टर है, उनकी भी चर्चा करते हैं।
और कुल मिलाकर के व्यवस्था परिवर्तन, इसकी बात भी हम करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन से लोगों का जीवन सरल कैसे हो, ईज ऑफ लिविंग, इसकी बात भी हम करते हैं, ताकि लोगों के रहन सहन का कैसे सरल तरीका बने। इसी प्रकार से जो नए नए प्रोविजन जो जिसकी मैं चर्चा करूंगा, हो सकता है उसमें कुछ चीजें पुरानी भी हों, फिर भी मोटे रूप से मैं बताऊंगा कि उन्होंने गरीब कल्याण के नाते से पहले से ही, यानी जैसे गरीब कल्याण का उनको अन्न देने की बात है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, ये चल रहा है कब से, कोविड के दिनों से ये शुरू किया था, और एक बहुत बड़ी आम आदमी के लिए ये योजना है, राहत की योजना है। डे केयर सेंटर यानी अस्पतालों में ये बनाए जाए, ये उनकी पहली घोषणा है। इस बार नई घोषणा है कि हर अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें डे केयर सेंटर, कोई पूरा समय एडमिट नहीं भी रहना चाहता, मरीज है कैंसर का, अन्य बीमारियों का, सुबह गया शाम को वापस घर आ गया। इस वर्ष में 200 नए डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे और आगे चल करके हर जिले में, हर जिला अस्पताल में ये केंद्र बनाए जाएंगे। गिग वर्कर्स, ये एक ऐसी नई श्रेणी है। आज जो ई मार्केटिंग या जो इस प्रकार से होम डिलीवरी, ये जो सर्विस चल रही है, इसमें गिग वर्कर्स का एक बड़ा वर्ग ये खड़ा हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल उन्होंने बनाया है, उस पर रजिस्ट्रेशन हो रही है और उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं। और ऐसे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, एक प्रकार के 30 करोड़ वर्कर्स को अभी तक इस पर रजिस्टर किया जा चुका है, जिनको 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपया पेंशन देने का प्रावधान भी ये किया गया है कि जैसे रजिस्टर्ड वर्कर होगा तो इनको 3000 रुपया पर महीना पेंशन दी जाएगी और इनका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, और 1 लाख रुपया इन केस ऑफ पार्शियल हैंडीकैप्ड अगर होता है तो ऐसी एक योजना गिग वर्कर्स के लिए भी दी गई है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। जो समाज वंचित समाज है, ऐसे लोगों को गरीबी कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मैंने बताई दिया आपको कि जिसका बजट 2,03,000 करोड़ रुपया, ये इसका बजट है, जो खास करके गरीबों के लिए अन्न देने की बात जो आई है कोविड मैनेजमेंट के बाद। वैक्सीन डोजेज ये भी दी गई हैं, 80 करोड़ लोगों को दी गई। 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर ऐसे लोगों को निकालने के लिए सारा काम किया गया। 25 करोड़ लोगों की गिनती, और ये स्पीड अपने देश की जो बनी है, इसमें से दुनिया के लोग भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि इस प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर कैसे लोगों को लाया गया है। गरीबों को मोबाइल सर्विस, नेट कनेक्शन, इंटरनेट की सुविधा ये बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पर भी जो भी इंटरनेट की सेवाएं हैं गांव-गांव में पहुंचे, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनके ऊपर इंटरनेट की वाईफाई की सुविधाएं दी जाए, इसका भी लाभ हुआ है। इसका अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 2014 में इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग करने वाले लोग 17 करोड़ थे, जो आज बढ़कर के 100 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या में जब ये कम्युनिकेशन का, एक मीडिया का, एक नेट इंटरनेट की कनेक्शन का सुविधा लोगों को मिलती है तो ये जीवन को सरल करने वाली बात है। इसमें हमारी जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये दुनिया भर में पहले 83rd रैंकिंग थी, आज 49th रैंकिंग है। देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है, फिर भी और इसकी आवश्यकताएं हैं जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसा हमको मालूम है कि इस बार पहली ही जो बजट की यानी कैबिनेट का फैसला था, 3 करोड़ नए घर ये दिए जाए, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। इसका भी प्रावधान जो किया गया है, इस बार 78,000 करोड़ रुपए का बजट जो है ये इसके लिए रखा गया है। ऐसे ही जो योजना है आयुष्मान की, आयुष्मान भारत के लिए भी 5 लाख रुपए का बेनिफिट सभी बीपीएल परिवारों को तो मिलता ही है। 70 वर्ष से ऊपर ऐसे परिवार के हर सदस्य को, उसमें कोई लिमिट इनकम की नहीं है, उसमें 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए अतिरिक्त ये जो आयुष्मान भारत की ये सहायता देने का
भी घोषणा की गई है। और टोटल हॉस्पिटल अभी तक जो एम्पैनल हो चुके हैं 31,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स में एम्पैनलमेंट हो गए हैं, जिन पर इलाज वो जाकर के करा सकते हैं। अभी आयुष्मान के कुल बेनिफिशरीज 55 करोड़ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 6 करोड़ ये सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको भी लिखा जा चुका है, इसमें रजिस्टर किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ये भी 10 साल पहले और प्रधानमंत्री जी ने ही इसकी घोषणा की थी लाल किला से, जब लोगों ने मजाक में उड़ाया था कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता जैसी बात की घोषणा कर रहा है और कोई विषय नहीं था क्या। ऐसा मजाक भी किया गया, लेकिन उस स्वच्छता को देश और दुनिया ने सराहा कि आज हमारा जो 10 साल पहले जिस प्रकार गांव की, शहरों की, गलियों की, नालियों की, तालाबों की जो दुर्दशा होती थी उसको सुधार करके आज एक वातावरण बना है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी रैंक में कोई फर्स्ट शहर आता है तो मध्य प्रदेश का इंदौर आता है, लगातार पिछले 6 वर्षों से 7 वर्षों से आ रहा है। बल्कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो गई कि अगर फर्स्ट एक ही शहर को आते रहना तो फिर हमने काम क्यों करना है। उसका हम रास्ता निकाल रहे हैं कि हर वर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, उसको कोई नया नाम देंगे ताकि अगली बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आए। क्योंकि कुल संख्या शहरों की 4,900 है। नुकसान नहीं होगा, उनके लिए अलग से कंपटीशन कराएंगे, कोई एक अलग क्लब बना देंगे, लीग बना देंगे, उस लीग में कंपटीशन उनका अपना होगा। लेकिन जो नए बेचारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहते हैं उनके ऊपर बंधन ना लगे, उनका कंपटीशन चलता रहे। तो एक सबके अनुकूल है। आखिर तो सफाई की एक चिंता करनी है, व्यवस्था करनी है, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले इनका जब कंपटीशन होगा तो उसमें भी उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन नहीं करेगा उसको फिर सांप काटे, पीछे जाए, दूसरों को मौका मिले। एक वर्ग है जो हाथ से काम करता है, कारीगर, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो शुरू की है उसका भी 5,100 करोड़ रुपए का बजट किया है। जो ये आर्टिजन्स हैं, कलाकार हैं, छोटा मोटा हाथ का काम करते हैं, इनकी तरफ भी कभी किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन इन सबको भी 2,64,00,000 लोगों को भी रजिस्टर कर लिया है। इनको भी उसी प्रकार से सहायता देने का क्रम ये शुरू किया है। कुछ वर्गों को 3,000 रुपया जो पेंशन की बात है उसमें एक श्रम योगी मानधन योजना भी है, इनको भी पेंशन नहीं है। इसमें 6,000 रुपया साल का जो दिया जाता है, उसमें जैसे किसान कल्याण है ऐसे ही श्रम योगी है, ऐसे लघु व्यापारी है, तो इनकी भी बजट 244 करोड़ रुपया अलग से है। 46 लाख वर्कर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, जिनको वर्ष में ये 6,000 रुपया और ये मिलता है 3 किस्तों में। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1,200 करोड़ रुपया था, इस समय 3,800 करोड़ रुपया है। तो 3,800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनकी यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी, इसका भी प्रावधान किया है। भारत नेट प्रोग्राम, इंटरनेट की व्यवस्थाओं के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट व्यवस्था पहुंचे, इसका भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बढ़ें ताकि बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी, उनको भी इंटरनेट की क्लासेस से उनको लाभ मिले। गांव के अंदर, गांव में जो लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अपने आप को काम कर सके, तो इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी, और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें।
नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस नाते से की जा रही है कि नई नई स्कीमें, ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ, इसको बढ़ाने की भी नई योजनाएं हैं। केवल डॉक्टर्स नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम ये शुरू की है, ताकि हायर एजुकेशन में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एजुकेशन है, आईआईटीज है, ऐसे सब बच्चों को रिसर्च फेलोशिप के अंदर 10,000 फेलोशिप का एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने का एक कार्यक्रम, इसकी भी सुविधा उनको दी जाएगी। आईआईटीज को भी इसमें बढ़ाया जा रहा है। 5 आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसमें और बढ़ाया जा रहा है। 23 आईआईटीज इसके अंदर, students in 23 IITs doubled from 65,000 to 1,35,000 in the last 10 years। यानी 10 साल में IITians की 23 जगह पर 1,35,000 IITians इस समय जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 65,000 ही थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन में खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा विषय है। आज देश और दुनिया में इसकी ओर ध्यान जा रहा है, तो इस ओर भी 500 करोड़ रुपए का एक आउटले प्लान बनाया है कि हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम लोग करें। एम्प्लॉयमेंट देने की जो योजनाएं हैं, कौशल विकास, स्किलिंग के बिना आज पढ़ाई लिखाई में तो हम शायद बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, लेकिन स्किलिंग का एक जो कमी महसूस होती है देश और दुनिया में कि लोगों को कुछ ना कुछ हुनर आना चाहिए, सिखाई होनी चाहिए। तो ऐसे स्किलिंग के बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, उसके कारण से पिछले 10 साल में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश का 4.9% था, वो अब 3.2% रह गया, अर्थात हमने 35% जो है उसमें कमी लाए हैं। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी कम हो रही है। और इसके अंदर एक विशेष बात है कि वुमेन लेबर फोर्स, इसका पार्टिसिपेशन रेशियो ये बढ़ा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या ये बढ़ी है, जो 2012 में कुल 22.6% महिलाओं की ये फोर्स होती थी, काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, अब वो 41.7% हो गई है। अर्थात बड़ी मात्रा में महिलाओं का जो काम करने वाली महिलाओं का संख्या ये बढ़ रही है। मुद्रा लोन, इसको भी पहले कोलेट्रल फ्री जो था वो शायद 5 लाख था, अब इसको 10 लाख रुपया कोलेट्रल फ्री कर दिया गया है, और इसकी सीमा भी जो है वो 1 करोड़ रुपए तक है। बेनिफिशरीज 47 करोड़ ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो मुद्रा लोन से लाभ ले रहे हैं। इसमें भी 69% हैं वो महिलाएं हैं। मुद्रा लोन का ज्यादा लाभ महिलाएं ले रही हैं अपने छोटे बड़े कामकाज में, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान। स्टार्टअप्स अपने आप में एक बड़ा विषय है जो देश के युवाओं में बहुत प्रचलित हो रहा है। कोई भी स्टार्टअप अपने आइडिया के साथ नया को बिजनेस शुरू करता है तो उसको अभी अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन स्टार्टअप्स की योजना के बाद उसको लोन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गए हैं। 10 करोड़ रुपए तक का भी लोन उसको मिल जाता है। तो अपने छोटी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे उदाहरण आए हैं। मैं कई बार एक उदाहरण याद करता हूं, देता हूं। बहुत छोटा सा काम उसने शुरू किया था, मैं ही एक ऑफिस का उद्घाटन करके आया था। ये जो होटल के रूम्स देते हैं ना, कौन सी है वो कंपनी, ओयो, 2016 में एक 20-25 कमरों से काम शुरू किया था। आज शायद पूरे दुनिया भर में लाखों कमरों का नेटवर्क, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सब दूसरों की प्रॉपर्टी है, लेकिन ओयो का एक नेटवर्क बनाया एक स्टार्टअप ने, और लाखों की संख्या में कमरे। आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ अपना फंक्शन करना होता है, ओयो को बुलाओ, उससे लो 5,000 कमरे, उससे लो 10,000 कमरे। तो ऐसे एक अलग अलग विषयों में और स्टार्टअप्स ने जो अपना काम शुरू किया है। मोदी जी ने एक बार कहा था, यूथ इज टर्निंग फ्रॉम बीइंग ए जॉब सीकर टू ए जॉब क्रिएटर। तो आज कई यूथ ऐसे हैं जो दूसरों को भी
नौकरियां देने लग गए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 350 थी और अभी 1,60,000 स्टार्टअप्स ही रजिस्टर हुए हैं, यानी कोई मल्टीप्लिकेशन का हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। स्टार्टअप्स को काफी रियायतें दी हैं कई चीजों में। उनकी पेटेंट की फाइलिंग अगर उनको करनी है तो उसके अंदर 80% का रिबेट देते हैं। अगर स्टार्टअप ने कोई नई चीज बनाई है तो जो आम आदमी को कोई चीज करानी होती है पेटेंट, तो उसको स्टार्टअप नया आदमी उसको 80% तक छूट है ताकि उसको बढ़ने का मौका मिले। 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड जो है वो कॉर्पस फंड बनाया गया है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसे सभी स्टार्टअप्स को ये मिल सकेगा। इसी प्रकार खेलों में खेलो इंडिया का भी बजट ये निरंतर अपना बढ़ रहा है। 1,000 करोड़ रुपए का इस बार बजटरी एलोकेशन खेलो इंडिया के लिए किया गया है और देश लगातार युवा हमारे खेलों में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी तालिका 2012 में पैरालंपिक्स का एक मेडल आया था 2012 में, जो 2024 में इस बार 29 मेडल आए हैं पैरालंपिक में, जो इंटरनेशनल खेल होते हैं उसके अंदर। तो किस स्पीड से हमारे खेलों में हमारे पैरालंपिक्स भी भाग ले रहे हैं जिनको कोई स्कोप नहीं होता। और जो एशियन गेम्स के मेडल सामान्य मेडल हैं, 2014 में जो 57 आए थे, 2022 में उनकी संख्या बढ़ के 107 हो गई थी, डबल। तो हम खेलों में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं, खेलों के प्रति भी बहुत ज्यादा हमारे लोग रुचि ले रहे हैं। एथलीट्स की संख्या इस समय जो ट्रेनिंग में इसका लाभ लेते हैं इस बजट का, तो 23,080 एथलीट्स ऐसे हैं जिनको इस सपोर्ट किया गया इस खेलो इंडिया के माध्यम से, 23,000 स्पोर्ट्स को। हमारे किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ऐसे 100 जिलों में जिन जिससे के अंदर प्रोडक्टिविटी लो है, जहां लोगों की प्रोडक्टिविटी होती है लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्थाएं नहीं है, जहां लोगों को नो हाउ खेती के कामों में उसका मिलता कम है, तो ऐसे 100 जिलों के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जिसके अंदर 1,70,00,000 लोग जो हैं इसका बेनिफिट ये उठा सकेंगे। यूरिया के लिए भी आसाम में 3 प्लांट्स ये लगाए जा रहे हैं। 12.7 लाख मीट्रिक टन ये यूरिया जो है उसमें पैदा होगा। 3 नए प्लांट्स की ये अवेलेबिलिटी की गई है। दालों की आत्मनिर्भरता बढ़े तो इस नाते से अरहर है, तूर है, इस प्रकार की कई दालों का विशेष उसमें सेल्फ सफिशिएंसी हमारी पल्सेस में हो जाए, इसके लिए भी एक विशेष प्रावधान किया गया है। बिहार में मखाना फार्मर्स के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया है। वहां मखाना बहुत होता है, तो मखाना बोर्ड ये बिहार के अंदर ये एक बनाया गया है। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी पहले से भी व्यवस्था है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो पहले 3 लाख रुपए होती थी, अब किसानों के लिए उसकी लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है कि अब 5 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 7,70,00,000 फार्मर्स इस शॉर्ट टर्म लोन का फायदा ये इसमें ले सकते हैं। फिशरी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अनलॉकिंग ऐसा पोटेंशियल जो है मैराइन सेक्टर के अंदर, इसके ऊपर भी बजट दिया गया है और उसमें कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकें, फिश एक्सपोर्ट्स को एक्वाकल्चर के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाएगा। और फिशरी जो है 60,000 करोड़ रुपए की फिशरी का एक्सपोर्ट ये हो, इसका टारगेट रखा गया है। किसान सम्मान निधि जैसा मैंने बताया, वो उसका भी 6,000 रुपये प्रति किसान 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, जिसकी बजटरी एलोकेशन जिसका 63,500 करोड़ रुपया है। 11 करोड़ किसान उसके बेनिफिशियरी हैं।
इसी प्रकार किसान डिजिटल तरीके से उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उनके लिए भी एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इसकी स्थापना की जा रही है कि जो 11 करोड़ फार्मर्स को डिजिटल आईडी के माध्यम से जोड़ेगा और वो अपनी फसल का ब्यौरा, क्या चीज पैदा कर रहे हैं, कितनी पैदा होने वाली है, वो पैदा होगी तो मंडी के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। इन मंडियों में कहीं भी मंडी में जा करके बेचेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड वहां रहेगा, ताकि इसके अंदर उसको बिक्री आसान हो जाए और फिर जो फसल बेचता है उसको पैसा उसके खाते में सीधा डीबीटी से पहुंच जाए। तो इस प्रकार डिजिटल सिस्टम में किसान को लाया जा रहा है सारे देश भर में। सभी स्टेट्स अपनी अपनी योजनाएं इसमें सब बना रहे हैं और इसके अंदर 2.5 लाख युवाओं को जॉब भी मिलेगा इस मिशन के माध्यम से, कि उन किसानों के इस डिजिटल ऑपरेशन के लिए जो अलग अलग जगह कंप्यूटराइज सिस्टम खड़ा करेंगे, तो ऐसे 2.5 लाख पंचायतों में 2.5 लाख यूथ, इनको भी ये काम रोजगार मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना पहले से चल रही है। इस फसल बीमा योजना के भी आंकड़े हैं कि इसके अंदर कई बार क्लेम का जो झगड़े हैं उस क्लेम्स को सॉफ्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। 23 करोड़ लोगों के जो क्लेम हैं वो इस सिस्टम के माध्यम से पिछले सालों में सॉल्व किया गया। बेनिफिशियरी 4 करोड़ फार्मर ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई विवाद कंपनियों के साथ रहे, उसको भी सॉल्व किया गया है और इसमें 6 करोड़ हेक्टेयर एरिया, इस एरिया का जो इसका इम्पैक्ट है फसल बीमा योजना का, ऐसे लोगों को जो क्लेम हैं वो मिले हैं और जो ग्रॉस इंश्योर्ड अमाउंट 2 लाख करोड़, जो इंश्योर्ड अमाउंट था 2 लाख करोड़ रुपए का था। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इस कारण से किसानों को इसका लाभ हुआ कि जो फसल खराब हो जाती थी पहले कोई पूछता नहीं था, बताता नहीं था, लेकिन फसल बीमा योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए की सपोर्ट ये किसानों को ये की गई है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार हमारा बढ़ रहा है। अभी 48 बिलियन US$ इतना एक्सपोर्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है, जो कभी 13-14 में 37 बिलियन USD होता था। अब उसमें बहुत बढ़ोतरी हमारी हो रही है, खास करके पैडी है, व्हीट है, बासमती, ये सारी चीजें इसमें एक्सपोर्ट हो रही हैं। एग्रीकल्चर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 900 करोड़ रुपया अलग से इसमें ये लगाया गया है। मित्रों, आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन आंकड़ों के बजाय क्या क्या चीजें, क्या क्या विषय हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया, उसके मैं नाम ही बता रहा हूं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इसकी ओर भी बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें दूध की प्रोडक्शन बढ़े, इस पर भी फोकस किया गया है। जैसे 13-14 के अंदर हमारा जो पर एनिमल पर ईयर जो उसका दूध की मिल्किंग होती थी 1648 किलोग्राम थी, जो अब पर एनिमल पर ईयर 2048 किलोग्राम है। ये अर्थात पशुओं की यानी दूध देने की कैपेसिटी भी कैसे बढ़े, उसके ऊपर भी लगातार इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन में और ये काम हो रहा है। ऐसा है महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें भी महिलाओं सेंट्रिक जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसके अंदर चाहे उनकी रोजगार की बात है या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात है, आंगनवाड़ी और पोषण, इस कार्यक्रम में भी कुल मिलाकर जो बेनिफिशरीज हैं, जो इनको सपोर्ट जो दी जा रही है, 8 करोड़ चिल्ड्रन हैं, 1 करोड़ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं, 20 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। तो इस प्रकार महिलाओं का, लड़कियों का और बच्चों का ये ध्यान रखने के लिए 12,500 करोड़ रुपए का और ये बजट जो है ये दिया गया है, जो 3.5 गुना है 13-14 से। नारी शक्ति वंदन अभी जो अभियान 2023 में लिया था, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 33% जो महिलाओं का आरक्षण रहेगा चुनावी व्यवस्थाओं में, वो बिल भी इस बार जो है वो आ रहा है, वो लाया जाएगा, जिसके कारण से 33% की सुनिश्चितता ये सब हो जाएगी। आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़ा गया है, ताकि उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता ये सब की जा सके।
पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें 12,100 करोड़ रुपया उसका बजट जो है निर्धारित किया गया है। 10 करोड़ 33 लाख महिलाओं को और ये यानी परिवारों को ये सिलेंडर लगातार जो है ये दिए जा रहे हैं, जिसमें उनको बेनिफिट भी दिए गए हैं। पहली बार उनको फ्री में सिलेंडर दिया गया है और आगे भी कंसेशन रेट के ऊपर गरीबों को उनके सिलेंडर का उपयोग जो है वो होता है। क्लीन फ्यूल का असर जो है वो ये है कि 15-16 में केवल 44% परिवार ऐसे थे जिनके अंदर गैस सिलेंडर का उपयोग होता था। आज वो 63% परिवार ऐसे हैं और इसमें भी शहरी 93% हैं, ग्रामीण इसमें कम हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन में इसमें इन सब स्थानों पर जहां जहां ये उपयोग होता है 13% की पोल्यूशन में कमी ये जो है दर्ज की गई है, सिर्फ इस एक काम से, जिसमें गैस सिलेंडर से घर में खाना बनता है, जो आग जलाने से धुआं होता है, सब होता है, उसकी भी कमी का प्रदर्शन इसमें होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनकी भी जो स्कीमें हैं, खास करके ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी मार्केटिंग, इसके लिए भी अलग से योजना बनाई है। अभी तक 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, जिसमें 10 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। अर्थात लगभग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 महिलाओं का प्रावधान होता है, तो कहीं 10 से ज्यादा 11-12 भी होती हैं, तो 51 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। 10 करोड़ महिलाएं इसके अंदर और सम्मिलित हैं, काम कर रही हैं। अब है टैक्स का विषय, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, उसका आपको सबको पता लग गया है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि ये टैक्स रिबेट जो कभी 2014 हमको सबको मालूम है कि 2.5 लाख रुपया होता था, फिर इसको 5 लाख रुपया किया गया और फिर 7 लाख किया गया 2022 में, और अब 2025 में ये जो बढ़ करके और 12 लाख रुपया इसको किया है। 23 में था 7 लाख और अब 2025 में 12 लाख, सीधा एकदम 6 गुना एक प्रकार का रिबेट को मिला। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है, जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, उसको टैक्स न देना पड़े, 0 टैक्स का हो जाए, इसका प्रावधान किया है। और इससे ऊपर भी जो स्लैब्स हैं, उन स्लैब्स को भी चेंज किया गया है, जिसमें 4 लाख तक तो यानी जो 12 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनके भी रेट्स में अंतर किया गया है। अब 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, 12 से 16 लाख 15% है, 16 से 20 लाख 20% है, 20 से 24 लाख 25% है और 24 लाख से ऊपर 30% है। तो जो स्लैब रेट शायद 20 लाख पर ही खत्म हो जाता था, 30% 20 लाख के बाद होता था, वो 24 लाख से हो गया। तो इसलिए 24-25 लाख रुपए तक कमाने वाले को भी और उसमें लगभग 1 लाख रुपए का उसमें कुल मिलाकर बचत होती है साल की। ये उसके अंदर उसका एक रेडी रेकनर मैनुअल बना है, वो सबको जानकारी आपको होगी ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये आम जनता को दिया गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, इसमें जो इंटरेस्ट इनकम थी सीनियर सिटीजन की, पहले 50 लाख रुपए का प्रोविजन था कि 50 लाख से ऊपर की इनकम अगर साल की है तो टीडीएस काटा जाता था। अब वो 1 लाख रुपया कर दिया कि 1 लाख रुपया अगर इनकम है उसके बाद ही जो है टीडीएस वो कटेगा। टीडीएस की जो एग्जम्पशन है रेंट की, वो 2,40,000 रुपए से अब 6 लाख रुपए कर दी गई है कि 2,40,000 तक पहले टैक्स नहीं लगता था, अब 6 लाख तक इनकम है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया गया है कि लोगों को अपने घर पर ही अपना एक छोटा एपरेटस सोलर ऊर्जा का लगाएं ताकि बिजली का बिल ना आए, और अगर बिजली ज्यादा अपनी खपत से ज्यादा उसका उत्पादन होता है तो वापस ग्रिड में जाएगा तो उसकी बिजली का पैसा भी उनको मिल सकता है। तो ऐसे जो प्रयोग किए गए हैं इसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इसके अंदर 7 लाख बेनिफिशियरी अभी हो चुके हैं देश भर में,
1000 करोड़ रुपया इसका जो बजटरी एलोकेशन ये किया गया है और ये निरंतर जो है आगे बढ़ेगा। इसमें जो एनुअली सेविंग होती है वो हाउस होल्ड्स की 18,000 करोड़ रुपया इसमें उनकी सेविंग हुई है। उनका जो बिल है उसका खर्च जो कम आया है और जो भी एक्सपेक्टेड आगे है ये एनुअली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में 75,000 करोड़ रुपए की ये बचत होगी, क्योंकि सीधी बिजली घर के ऊपर होती है तो किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से बिजली नहीं लेनी पड़ती, इसलिए जो हमारे डिस्कॉम्स हैं उनको भी 75,000 करोड़ रुपए का इसमें लाभ होगा। सोलर विलेजेस को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाए, इसके लिए जो गांव पूरे सोलर बिजली के ऊपर चलेंगे उनको 1 करोड़ रुपए की और अनुदान जो है उसके देने का भी प्रावधान है। एंटरप्रेन्योर्स का विवाद कई बार खड़ा होता है। बहुत से व्यापार हैं, इंडस्ट्री है, लेन देन में सरकार के साथ तथा अन्य संस्थाओं के साथ, तो उसमें विवाद से विश्वास खास करके टैक्सेशन की जो एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसमें भी उनको जो लगातार जो समस्याएं हैं उसको कैसे हल किया जाए और खास करके जो टैक्स की डिफॉल्टर अमाउंट है, डिफॉल्ट है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो पहले किसी भी समस्या को सुलझाने का जो एवरेज टाइम था वो 93 डेज था, आज से 10 साल पहले। अब व्यवस्थाओं को इस ढंग से सरल किया गया कि एक बार आपके पास कोई झगड़ा है, अपील करोगे और जल्दी से उसको निपटारा करना है। अब वो एवरेज टाइम 10 दिन रह गया सिर्फ। किसी भी व्यापारी का, किसी इंडस्ट्रीज का, टैक्स पेयर का कोई झगड़ा विवाद है तो उसका मैकेनिज्म बनाया कि 10 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन ये होना चाहिए ताकि उसकी वो आपको खत्म हो जाए। मिशन कर्मयोगी एक नया जो कार्यक्रम पिछले साल शुरू किया था, उसमें भी सरकारी कर्मचारी उनको कैसे ट्रेंड किया जाए, उनकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए, उनके काम करने का तरीका, पब्लिक का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसको एक सेंसिटिव तरीके से उनको डील करने का एक तरीका उनको बताया जाए ताकि लोगों को सेवा भाव से कैसे काम करें। तो इस नाते से अभी उसके 49 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग है उनकी और 2,70,00,000 उनके लिए कोर्सेज हैं जिनकी एनरोलमेंट उन्होंने की है, जो अलग अलग समय पर कोर्स करेंगे, जिसमें 1,90,00,000 कोर्सेज ये कंप्लीट हो गए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इससे जो सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ी है और लोगों को उसमें संतुष्टि उसकी मिली है। ईज ऑफ लिविंग के अंदर भी इस सारे मामले की सिटीजन सेटिस्फैक्शन का जो विषय है वो आगे काफ़ी बड़ा है। रेलवेज ने अपनी रिपोर्ट दी है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन रेट है वो 1.5 टाइम्स ये बढ़ गया है, जो उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी उसका हल करने के लिए। मित्रों, विषय तो आदिवासी समाज के लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना, पीएम जनमन योजना, पीएम श्रेयस योजना, जो ऐसे विद्यार्थी जो टैलेंटेड हैं उनके स्कॉलरशिप के लिए खास करके एससी ओबीसी में उनकी बेनिफिशरीज 10,212 ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको अलग से इसकी सहायता की गई है। अपनी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन में कैसे वो बढ़ाएं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इनकी भी रचना की गई है। पीएम यशस्वी योजना, जो टॉप अचीवर्स हैं, यंग अचीवर्स हैं, उनके लिए अलग से अवार्ड देने की योजना ये भी बनाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी बहुत बड़ी मात्रा में जिसको कह सकते हैं बनाया गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, यानी 2013-14 में मात्र 2,57,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का और ये बजट उस समय होता था, जो इस बार बढ़ा करके 11,21,000 करोड़ रुपया ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाना है, जिसमें हमारे रोड्स हैं, रेलवेज हैं अथवा अन्य सब प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक प्रकार से 4 टाइम्स से भी ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, इसमें भी जो वृद्धि है, रेलवेज की वृद्धि है,
10-10 गुना, और ये इनके जो कुल बजट है वो बढ़ाया गया है। हाउसिंग का बजट संयोग से वो मेरे अपने डिपार्टमेंट के उसमें आता है। 2013-14 में 11,800 करोड़ रुपए का बजट था, जो इस बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हाउसिंग के ये जो बजट है हाउसिंग और अर्बन यूटिलिटीज के अंतर्गत वो रखा गया है। पावर में भी ये बजट 21,900 करोड़ रुपया ये पावर के अंदर इस बार का बजट है। पावर का ये बजट केवल पावर डिपार्टमेंट का है। पीएसयूज जो अलग अलग अपने प्रोजेक्ट चलाते हैं उनका 80,000 करोड़ रुपया अलग से है, तो वो भी अपने बजट के हिसाब से अपना काम करते हैं। उड़ान स्कीम, मित्रों, यह स्कीम भी गरीब आदमी के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके। तो उस नाते से एक सस्ती योजना जिसके लिए 540 करोड़ रुपए का बजट जो रखा गया है, 120 नए डेस्टिनेशन इस बार जोड़े हैं जो इस वर्ष के अंदर उनकी फ्लाइट्स ये चालू होंगी। 4 करोड़ पैसेंजर अगले 10 साल में इनके ट्रैवल करने की योजना ये बताई गई है। इसमें छोटे हेलीपैड्स, छोटे एयरपोर्ट्स, हिली एरिया में, और जो नॉर्थ ईस्ट की जो एरिया है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जहां सुविधाएं ज्यादा आवश्यकता है वहां भी इनकी सबकी चीज की जाएगी। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी हमारी जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसके अंदर बजट बढ़ाया गया है। पीएम प्रगति शक्ति, पीएम गति शक्ति, गति शक्ति के माध्यम से जो मैपिंग होती है, खास करके जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पहले कई महीनों तक एक दूसरे के डिपार्टमेंट के साथ जो तालमेल बिठाना पड़ता था, सालों साल निकल जाते थे। कहीं अंडरग्राउंड वायर्स हैं, कहीं टेलीफोन की हैं, तो कहीं बिजली की तारें हैं, तो कहीं कोई सीवरेज की व्यवस्था है, कहीं और प्रकार की पानी की पाइपलाइन है। ऐसी सब चीज़ों को कई बार तो उसमें बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन होने के कारण से कई नुकसान भी उसमें होते थे, लेकिन अब लेयर्स बना दी गई हैं डिजिटली। ऐसा लैंड से लेके हवाई आकाश तक ऐसे सब लेयर्स को डिजिटली एक दूसरे के ऊपर रख करके मैपिंग आसान करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो प्रोग्राम है, अभी तक सरकारी योजनाओं में इसको लागू करते थे सब योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए। अब इस पीएम गति शक्ति को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो पीपीपी पर काम करते हैं उनको भी उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि वो भी इसका उपयोग करें और अपने होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। एमएसएमई, इसमें भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। मेट्रोस 2024 में मेट्रो 1000 किलोमीटर का आंकड़ा ये अपना टच कर गई है, और संयोग से आज मेट्रो के मामले में हम दुनिया में तीसरा देश बन गए हैं। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत है। और यूएसए और भारत में ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 300 किलोमीटर का है। हमारे 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स और अभी जो सैंक्शन हो गए या पाइपलाइन में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी हम अमेरिका को भी सरपास करेंगे मेट्रो में। ये हमारा प्रतिदिन जो आज दर है मेट्रो के निर्माण की, जो 2014 में सिर्फ 600 मीटर होती थी, आज वो 6 किलोमीटर है। इसलिए 10 गुना वृद्धि जो है उसमें मेट्रो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हमारी हुई है। जहां तक बिजली के कैपेसिटी का सवाल है, इसमें 2014 के अंदर जो नॉन फॉसिल आरई जिसको कहते हैं, उसमें आरई के साथ न्यूक्लियर भी आ जाता है। ये आरई है, सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है। ये 36 गीगावाट 2014 में थी, आज 214 गीगावाट है, जो 6 टाइम्स। और ये हमारी नॉन फॉसिल जो है एनर्जी जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम में 25 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इनके लिए फंड जो है वो अप्रूव किया गया है कि किस प्रकार से पीएम ई ड्राइव स्कीम में हम ई व्हीकल्स इनको बढ़ाएं, ताकि डीजल के, पेट्रोल के व्हीकल्स को हम कम कर सकें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है
वो 1.2 लाख टन ये कम होगी। हम लोग धीरे धीरे नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें भी इस काम को किया जा रहा है। अभी 5293 ईवी चार्जिंग स्टेशंस ये नेशनल हाईवेज के इर्द गिर्द ये लगाए जा चुके हैं। इसकी भी संख्या बढ़ाने के लिए और अलग से बजट का प्रोविजन किया गया है। इसी प्रकार कोऑपरेटिव सेक्टर जो हमारे यहाँ विश्वास सारंग जी देखते हैं, इसमें भी योजनाएं जो है नई बनाई जा रही हैं। इनकम टैक्स में नया एक्ट बन रहा है। जो भी इनकम टैक्स की बात आई है पीछे, मिड अपना इनकम ग्रुप के लिए, उनके लिए इनकम टैक्स की कॉम्प्लिकेटेड जो व्यवस्थाएं हैं उस एक्ट में, जो बहुत बार तो समझना ही मुश्किल हो जाता है। सीए भी कई बार कई पन्ने खोल के समझता है, लेकिन वो पिछले शायद 60-65 साल से जो इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है उसमें 500 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। उन सबको मिलाकर के जो एक ही ग्रंथ बना है, उस सबको रीराइट करके और उससे आधे साइज की सरल शब्दों में उस एक्ट को बनाया जा रहा, ताकि सामान्य व्यक्ति भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उसको समझ सके और उसको भर सके। उसमें सरलता होने के बाद लोगों को एक स्वभाव भी है, इनकम टैक्स तो भरना चाहते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन में इतना फंसते हैं कि उसमें से अवॉइड करते हैं, तो वो भी आसानी से उसमें बन सके, कर सके। ऐसे ही अन्य भी जो अनुपयोगी कानून हैं, उन कानूनों को बदल करके लीगल डिपार्टमेंट कई ऐसे कानून हैं जिनको आउटडेटेड हो गए हैं, उनको समाप्त कर रहे हैं और कईयों में संशोधन करके सरलतम काम करने के लिए किया जा रहा है। 160 ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंदर पहले सजा यानी डेटरेंट इतना था कि छोटी छोटी बात के लिए भी सजा दी जाती थी, तो उनमें उन सजा के प्रावधान ऐसे कम किए जा रहे हैं ताकि सजा के बजाय उसके अंदर जो फाइनेंशियल यानी कोई उसको फाइन करना है, पेनल्टी लगानी है, वहां तक तो सीमित रहेगा, लेकिन हर छोटी बड़ी बात के लिए उसको सजा का डर दिखाना भी 3 महीने की सजा, 6 महीने की सजा, इसको उसमें से समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसे कई सुधार ये आगे तरफ बढ़ा रहे हैं। मित्रों, विषय तो ये ऐसा है कि अनएंडिंग कथा है, जितना मर्जी बताओ सुनाओ, लेकिन मोटे रूप से जितनी बातें मुझे लगता है हालांकि फिर भी थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, कुछ मैंने स्किप भी की हैं, फिर भी बजट के संबंध में हमारे हर प्रदेश को अपना है? इतना बताना तो जरूरी था, और इतना नहीं बताते फिर ये कहते कुछ बताया नहीं। धन्यवाद। एक मिनट अभी चूंकि ये सारे नेशनल लेवल पर ये सारे बजट की सारी चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें हर स्टेट के लिए अलग अलग से कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी अगर होगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी बताएंगे। धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय खट्टर जी। आपके विस्तृत उद्बोधन के बाद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश के हिस्से का जो बजट है वो आप सबके सामने साझा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान माननीय मनोहरलाल खट्टर साहब, आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत भी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का आगामी भविष्य का बजट आपने एक एक करके सभी सेक्टर में ये सोच के परेशान था कि कौन सा बोलूँगा कौन सा छोड़ूंगा, ऐसा लगता पूरा ही रिपीट करूँगा तो 1.25 घंटा तो हो ही गया। अब ये दोबारा इस पे, क्योंकि वाकई हमने जिस तरह की आपकी ये सारी बातें सुनी उस सब में हम मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। कोई क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं और आपने भी अपने एक बहुत गरिमापूर्ण शब्दों के साथ सहजता से सभी सेक्टर पे समान रूप से सब योजनाओं पे अपना मंतव्य प्रकट किया है। मैं तो इसको देख के गौरवान्वित हो रहा था कि कपास उत्पादन की बात भी अगर आपने जोड़ी है तो कपास उत्पादन से एकदम से ये हमारा पूरा निमाड़ से लगा करके पूरा मालवा और मालवा से आगे तक का बेल्ट एक बड़ी संभावना के आधार पर चल रहा है।
जिसमें आपने कहा कि कपास उत्पादन से कपास आधारित रोजगार तक की बात आपने कही, तो अर्थात इसमें एमएसएमई आ गई, हेवी इंडस्ट्री तक आ गई, कपड़े से बने हुए सारे उत्पाद आ गए, रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, यहाँ तक कि हमारी लाडली बहना योजना भी आ गई, जिसमें हमने 1250 रुपया महीना बहने को देकर के 5000 रुपया तक आय बढ़ाने के लिए अगर हम एमएसएमई की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे तो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के बलबूते पर हमारी 4000 से लेकर 7000 तक की रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री अगर लगेगी तो कपास की फसल से कपड़ा धागे से बनता हुआ रेडीमेड गारमेंट्स और उसी में निर्यात इकाई भी जुड़ जाएगी। आपने निर्यात इकाई को भी ले लिया। आमतौर पे मैं अगर पोर्ट की बात करता तो हमारे यहाँ अटपटा लगता है, लेकिन कंटेनर के माध्यम से रेलवे का लाभ लेकर के हमारे पोर्ट से अमेरिका के मार्केट में भी कपड़े सप्लाई करना है, तो वो जो जीएसटी हमको मिलेगा ये हम अपने आप समुद्र व्यापार में से भी लाभ लेंगे। ये इसकी इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको धन्यवाद इस माध्यम से भी देना चाहूँगा कि आपने हमारी औद्योगिक संरचना को लेकर के जो अभियान चलाया है, कमोबेश उसके भी पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। उसमें हमारे फुटकर मजदूर जो रोजमर्रा में काम करते हैं, गिग वर्कर्स जो अपने अपने ढंग से जॉब ढूंढ करके उनके अपने काम हैं, उसी प्रकार से लंबे समय तक चलने के लिए जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात कही है, तो इसमें भी सब सेक्टर जुड़ गए, इसमें भी कोई सेक्टर छूट नहीं रहा है। एक एक करके आपने जो 12 लाख तक के स्लैब की बात कही है, तो हमारे पास में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। 16 लाख वालों को भी 50,000, 18 वालों को भी 70,000, पता नहीं कितने प्रकार से आपने जोड़ बाकी कर लिया। ये तो मैं वैसे ही अटपटा भी लग रहा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। हमारे अपने युवा वर्ग के लिए, स्टार्टअप के लिए भी 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की बात कही, तो हमने अपने 27 क्षेत्र जो आपने फोकस किए, जिसमें आपने कहा कि ऋण गारंटी शुल्क को 1% कम करेंगे, तो ऐसे इनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी पैमाने पर हमारे युवा वर्ग को इसका लाभ मिले। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यमियों को भी ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दी। ये बहुत बड़ी एक तरह से राहत भी है, और इसमें आगामी 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण आप इसके माध्यम से देने वाले हैं। तो हम मान के चलें कि बड़े पैमाने पे हम इसको अपने आप में कवर कर लेंगे। टूरिज्म सेक्टर में भी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के साथ साथ होम स्टे तक में मुद्रा लोन देने वाले हैं। तो ये होम स्टे हमारे लिए कई मायनों में, बड़ी होटल तो हम कर देते हैं, स्टार होटल हम कर देते हैं, लेकिन होम स्टे करने की बात जब हम करते हैं तो हमको मालूम है हमारी अमरकंटक से लेकर के नर्मदा जी की जहाँ गुजरात के पास तक की पूरी यात्रा में बड़े पैमाने पे हमने धार्मिक पर्यटन में भी होम स्टे की संभावना ढूंढी है, जिसमें हमारे सभी धार्मिक पर्यटन स्थल पे बड़े पैमाने पर लोगों को रुकने की व्यवस्था ग्रामीण अंचल में भी हो जाए। उसमें हम अगर मदद करेंगे तो ये गांव की दृष्टि से, गांव की आय की दृष्टि से भी बड़ा एक निर्णायक भूमिका हो जाएगी। इसमें आपकी तरफ से एमएसएमई में उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन, पूंजी बेहतर इत्यादि प्रकार की जो निवेश और टर्नओवर की सीमा को बढ़ाने के लिए आपने 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने के बारे में जो आश्वासन दिया, इससे हमारे सभी टेक्निकल कॉलेज भी अपनी हमारी एक तरह से आईआईटी की सेक्टर तक ले जाने की जो हमारी कल्पना है, ये उसमें मदद करेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कहा आर्थिक विशिष्ट क्षेत्र और मत्स्य पालन में भी दोहन के लिए विशेष रूप से आपने ध्यान दिया, तो हमारी जितनी भी जल संरचना है इस सब में मत्स्य पालन की बड़ी संभावना है और उस पर हम ये पूरा लाभ लेंगे। यद्यपि आपने इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह तक जोड़ करके इसमें प्लान देखा है, लेकिन अभी हमारे नर्मदा सागर हर एक बड़े बड़े तालाब, और अब तो बाण सागर रीवा हो या नर्मदा की वैली के सभी हो, अब तो नदी जोड़ों का माध्यम से भी जो आपने दूसरी बड़ी लाभ दिया है। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूँगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद
पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना, और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं। तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की। तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाने हुआ जाना जाए। इसमें आपने पवन टरबाइन, अति उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन उपकरण, ग्रिड स्केल बैटरी, ये सब चीजों को जोड़ने का जो आश्वासन दिया है, ये भविष्य की दृष्टि से हमारे सभी उद्योग के लगने वाली संभावना को बल देगा। आपने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात कहेंगे तो मध्य प्रदेश तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में हमारे जितने भी माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे तो ये बहुत अद्भुत एक तरह से क्रांति हो जाएगी, खास करके हेल्थ के और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल कराने के लिए भी आपने बड़े पैमाने पर धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार की जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने IIT को डीप टेक रिसर्च के आधार पर IIT इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है। जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए AI सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसका लाभ हम निश्चित रूप से उठाएंगे। अगले मेडिकल कॉलेज की बात तो आपने कही दी है। हमारे लिए इसी साल हमने 3 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर दिए, 8 पाइपलाइन में है, 12 का टेंडर लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये सीट बढ़ने की बात कर रहे हो, तो जो आपका हमारा भारत सरकार का मूल भाव है कि हम इसको नीचे तक मेडिकल कॉलेज एक जिले तक ले जाएं, तो मैं मान के चलता हूं आने वाले 2 साल के अंदर 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सभी जिलों में। जब आपने डे केयर, कैंसर सेंटर की बात की, ये बात सही कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बड़ा है, सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन जाने अनजाने केमिकल के जो नुकसान आ रहे हैं, ऐसे में कैंसर हमारे यहाँ बहुत कई जगह बढ़ रहा है। ये दुखद भी है, लेकिन इसके साथ में इसकी आपने समाधान की दृष्टि से जब डे केयर कैंसर सेंटर की बात करेंगे तो कैंसर को प्रारंभिक रूप से अगर पहचाना जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पर हमारी मदद होगी। मैं मान के चलता हूँ PM स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि में वृद्धि की है, बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपये की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे UPI से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपने प्रस्तावों के माध्यम से 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष दिया है, जिसके माध्यम से जो मूल आपका मंत्रालय भी है, जिसका विकास का केंद्र शहर बने और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास हो,
तो ये हमारी उस भावनाओं को बढ़ाने वाला है जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए हैं। अमृत काल जो 47 तक का है, तो जब हमने उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर 5 जिलों को मिलाकर के एक बृहद परियोजना वहाँ की बनाई, दूसरी परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इससे जोड़ करके जो प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके इस कोर्स का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा, जिसमें आपने 10,000 करोड़ का आवंटन करा है। मैं मान के चलता हूं कि बताने के लिए तो बहुत है, अब थोड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए भी छोड़ दूं, लेकिन थोड़ा मन नहीं पर मान रहा, कुछ और चीजें बताने की इच्छा हो रही है। जो आपके माध्यम से हमारे तुअर दाल, अरहर दाल, जो दाल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमारे कृषि प्रदेश के लिए एक तरह से जीवन दान का काम करेगा। हमारे कई प्रकार के दाल के माध्यम से ये मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़ी भूमिका रहेगी। आपने एक और बड़ी बात युवाओं की दृष्टि से कही है, तो हमारा अपना लगभग 1.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे में युवाओं को लेकर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए हमने जो आपने ज्ञान शब्द को परिभाषित किया है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं प्रेस को बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुसार जब आपने ये बजट दिया है, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और अन्नदाता की नीति अभी आने वाली है, जो 8 दिन में आ जाएगी, तो नारी, ऐसे करके 3 सेक्टर पे हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के स्तर पर नीति को हमने बना ली है, जिसमें सरकार के सभी अंगों को जोड़ करके इनको कैसे फोकस किया जाए, इनकी जीवन में बेहतरी कैसे की जाए। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, अकेले युवा वर्ग के लिए हमने कल्पना की कि 2028 तक सर्विस और गैर सरकारी दोनों तरह से 70% से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा देंगे। अकेले हमारी उस युवा नीति का परिणाम है। इसी प्रकार से नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी उसमें हमारी नीति बहुत अच्छी आई है। कुल मिलाकर के जैसे आपने कहा कि कोबाल्ट पाउडर, अपशिष्ट, लिथियम, आयरन बैटरी, ये 12 प्रकार के अलग अलग खनिजों को जो छूट देने का निर्णय किया है, ये छोटा नहीं है। जब माइनिंग का हमारा सेक्टर है, हमारे यहाँ तो सभी प्रकार के खनिज में अब तो सोना भी मिल रहा है, हीरा तो मिलता ही मिलता था, तो हम तो ये मान के चलते कि आपने सारे सेक्टर को जोड़ा है, तो ये इसका लाभ हम निश्चित उठाएंगे, जिसमें सीसा, जस्ता और आप तो पता नहीं आगे तक बहुत सारी बातें जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर सारे मित्रों के साथ आपने मध्य प्रदेश में आकर के पुनः जब अपने इस सारी बातों को रखा है, तो ऐसे में हमारा प्राचीन गौरवशाली अतीत की बात भी इसमें मैं बताना चाहूँगा। आपने कहा कि हमारी पांडुलिपियों के विरासत पे सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, निजी संग्राहकर्ताओं के साथ मिलकर के आपने कहा ज्ञान भारतम मिशन योजना की बात कही, तो हमारे यहाँ के सभी संग्रहालयों पर पुरातत्व विभाग के माध्यम से मिलकर के हमने बड़े पैमाने पे इस पे काम चालू किया है, और अपने आप में इसके माध्यम से बड़ा लाभ मिल जाएगा। जिसमें सिंधिया प्राच्य इंस्टीट्यूट उज्जैन में 14 करोड़ की लागत से हमने उसका पुनर्निर्माण भी चालू किया, जहाँ 500 साल से लेकर 2500 साल पुरानी पांडुलिपियों का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आह्वान कर रहे हैं, सिक्कों का संग्रहालय बना रहे हैं। ऐसे कई सेक्टर में आपका लाभ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मेरे ख्याल से मैं इतना ही बोलना पर्याप्त समझूंगा, समय के साथ धीरे धीरे बात आएगी। लेकिन अंत में एक एयर कार्गो की बात आपने कही, मैं उस बात को बोलते हुए अपनी भूमिका समाप्त करूंगा। जब हमने बृहद परियोजना की बात कर दी इंदौर भोपाल की, तो ऐसे में भविष्य में एयर कार्गो पे भी हमारे राज्य के अंदर, क्योंकि एयर कार्गो अभी एक बड़ी संभावना वाला एक सेक्टर है मध्य प्रदेश के साथ, ये अच्छी बात है कि वो सब सेक्टर में काम करने के लिए अपने राज्य में भी सक्षम है, लेकिन सबके साथ पूरे देश के मध्य में भी बैठा हुआ है। ऐसे में हमारे लिए सड़क यातायात, रेल यातायात, ये तो सुगमता है, लेकिन पोर्ट और बाकी जगहों को पहुंचाने के लिए समय लगता है। ऐसे में आज के ज़माने में एयर कार्गो की बहुत बड़ी संभावना, जहाँ सभी प्रकार के माल को हम देश और दुनिया में सरलता से पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, और ये सारी अपने उस एक एक बजट की योजनाओं का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ये सभी मध्य प्रदेश के विकास के गीत आपके सुमधुर स्वरों में हम सबको आनंदित कर रहे थे, और इसके बाद
अंतिम चरण में आपके प्रश्न और उसके बाद एक सहभोज में सभी आप आमंत्रित हैं। कुछ प्रश्न अभी ले लेते हैं और कुछ हमारे नेतागण उस सहभोज में भी रहेंगे, कुछ वहां ले लेंगे। तो एक तरफ से सबसे पहले सुचंदा दीदी से प्रारंभ कर देते हैं। जी, कोई माइक है क्या? नहीं, कॉर्डलेस दे दो भाई। ये मध्य प्रदेश के साथी हैं वैसा, बिना उसके दीदी बोलिए। हाँ, प्रखरता से आएगी जी। हाँ, जब हमारे देश के सिटीजन्स टैक्स भरते हैं तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा देश का डेवलपमेंट हो और हमारा अपना देश का जो गरीब वर्ग है उनका उत्थान हो। जब यूएस जैसा एक नेशन हमारा 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस कर सकता है, हमारे यहाँ तो 2 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए हैं जो हमारे इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है, हमारे जॉब्स ले रहे हैं, हमारा वेलफेयर स्कीम्स खा रहे हैं, राशंस ले रहे हैं। हम कब इनको वापस करेंगे? ठीक है, बैठिए जी। देखिए, वैसे तो ये विषय बजट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग प्रकार की समस्या है जिसका आपने उल्लेख किया है, ध्यान कराया है, और बहुत जायज बात है। कोई ऐसा नहीं कि समस्या में कोई गंभीरता नहीं है, समस्या गंभीर है। वैसे तो किसी भी देश के लोग दूसरे किसी देश में इलीगली नहीं जाने चाहिए, चाहे हमारे लोग जाते हैं चाहे किसी और देश के यहाँ आते हैं। और जब इस प्रकार का काम होता तो डिपोर्टेशन लगातार सब देश करते हैं। हमने भी आसाम से काफी लोगों को डिपोर्ट किया है। लगातार मांग उठती है कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए, डिपोर्ट करना चाहिए। उसकी अपनी फॉर्मेलिटी होती है, उसका एक सेंसिटिविटी भी होती है कि कब करना, कैसे करना और किस प्रकार से करना। हमारे यहाँ पहले भी अमेरिका ने डिपोर्ट करके यहाँ भेजे हैं। इस बार थोड़ा सा जो मेथड था जिसके ऊपर हमको सबको एतराज था, और वो दर्ज कराया भी गया है और वो बातचीत में सारा सुलझेगा भी सही, लेकिन ये विषय किसी भी देश के लिए अच्छे नहीं है। इसके ऊपर सरकार जो है उचित इस पर विचार करके आगे की बात करेगी। शरद जी। देखिए, हर बार के लिए इसके पैरामीटर बदले जाते हैं। इस बार भी डिपार्टमेंट ने कुछ पैरामीटर बनाए हैं और वो पब्लिश करके, और सभी पब्लिश तो क्या किया, सब प्रदेशों में भेज दिए गए हैं। और उसकी जो रेटिंग है, उसी निरीक्षण के बाद जो उसका इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन के बाद तय किया जाएगा। डेट 31 मार्च रखी है हमने इस वर्ष की स्वच्छता की रेटिंग को तय करने।